दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने न्यूलिथिक एज पर चर्चा की थी और इस पार्ट में हम कैल्कोलिथिक कल्चर जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस कल्चर से रिलेटेड डेवलप्ड रिलीजन को भी इस पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे और अदर फैक्चुअल फैक्ट को भी जानने का प्रयास करेंगे। अब कैल्कोलिथिक कल्चर पर नज़र डालते हैं। लगभग 2000 ईसा पूर्व इंडियन कॉन्टिनेंटल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियाँ डेवलप हुई। स्टोन और कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल करना इन कल्चर की अपनी विशिष्टता थी। अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई ये संस्कृतियाँ कैल्कोलिथिक कल्चर यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के नाम से जानी गई। वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और मिडिल इंडिया में सेकंड और फर्स्ट मिलेनियम में एग्रीकल्चर बेस्ड कल्चर एग्जिस्ट था। इस समय साउथ ईस्ट राजस्थान में आहार या बनास कल्चर का उदय हुआ, जिसका ड्यूरेशन 2100 से 1500 BC एस्टिमेटेड किया गया। इस आहार या बनास कल्चर का सेंट्रल पॉइंट गिलुंद हुआ करता था। इस कल्चर का अचीवमेंट पेंटेड वियर था। इस कल्चर में लाल बर्तनों को काले रंग से डिजाइन किया जाता था। आहार के बर्तनों में इस संस्कृति में बर्तनों के 7 प्रकार के मृदभांड तो मिले ही, बट इनमें वाइट पेंटेड वेयर और रेड पेंटेड वेयर भी पाए गए। इसी समय वेस्टर्न मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा कैल्कोलिथिक कल्चर का ओरिजिन हुआ। इन कल्चर्स का टाइम पीरियड 2000 BC से 1200 BC के बीच बताया गया है, जिनमें कायथा कल्चर 2000 BC से 1800 BC तक एग्जिस्ट था और मालवा कैल्कोलिथिक कल्चर 1700 BC से 1200 BC तक एग्जिस्ट था। कायथा कैल्कोलिथिक कल्चर की मेजर अचीवमेंट पेंटेड वियर के माध्यम से समझी जा सकती है, जिनमें गहरी भूरी चित्रित मोटी और गहरी लाल धारी वाले बर्तन गोल रूप में पाए गए और लाल रंग में चित्रित हल्के भूरे पतले बर्तन भी पाए गए थे। साथ ही बिना धारी वाले और खरीदे गए मृदभांड के साक्ष्य भी पाए गए। इसी समय महाराष्ट्र में भी सवाल्दा कैल्कोलिथिक कल्चर और चोरवे कैल्कोलिथिक कल्चर का उदय हुआ, जिनमें सवाल्दा कैल्कोलिथिक कल्चर का टाइम पीरियड 2000 BC से 1800 BC बताया गया और चोरवे कैल्कोलिथिक कल्चर का टाइम पीरियड 400 BC से 700 BC बताया गया। यहाँ सवाल्दा कैल्कोलिथिक कल्चर में लाल बर्तनों को काले रंग से रंगा गया और फिर उन पर जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की आकृतियाँ बनाई गई। वहीं जोरवे कैल्कोलिथिक कल्चर में लाल काले मृदभांड पाए गए और ये मृदभांड चाक से और हस्त निर्मित दोनों ही तरीकों से बने हुए थे। आइए अब कैल्कोलिथिक कल्चर रिलेटेड इकोनॉमी पर नज़र डालते हैं। कैल्कोलिथिक कल्चर्ड इकोनॉमी कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। यहाँ से हमें अलग अलग तरह की फसल उगाने के साक्ष्य भी मिलते हैं, इनमें जो एक मेजर क्रॉप्स थी। इसके अलावा गेहूँ, धान, बाजरा, ज्वार, मसूर, मटर, चना और मूंग आदि की भी खेती की जाती थी। इनाम गांव से चक्रीय फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से ट्रेडिशनल ऑफ एडवांस इरिगेशन के एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं। जोरवे कैल्कोलिथिक कल्चर में कई स्थलों को जोरवे कल्चर से संबंधित माना गया, जिसमें जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव और सोनगांव प्रमुख हैं, जिनमें इनाम गांव के समीप वाल्की से हल द्वारा कृषि कार्य किए जाने के एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं। कैल्कोलिथिक कल्चर से हमें पालतू और जंगली दोनों ही प्रकार के जानवरों की जानकारी मिलती है, जिनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर, घोड़ा जैसे पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले। वहीं नीलगाय, बारहसिंगा, जंगली भैंसा, गैंडा, चीतल जैसे जंगली जानवरों के भी एविडेंस मिले हैं। कैल्कोलिथिक कल्चर में कैल्कोलिथिक करेंसी के एविडेंस भी प्राप्त हुए, जिनमें मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुए, जिनमें 424 तांबे के औजार पाए गए और 102 चांदी की वस्तुएं भी पाई गईं। अलग अलग कैल्कोलिथिक कल्चर में अलग अलग तरह के आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। राजस्थान के आहार कैल्कोलिथिक कल्चर से पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बनाए गए घरों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं सवाल्दा कैल्कोलिथिक कल्चर में घर अधिकतर आयताकार और एक कमरे वाले बनाए जाते थे। मालवा कैल्कोलिथिक कल्चर से भी आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनमें इनाम गांव, दैमाबाद और नवदा टोली जैसे स्थान प्रमुख थे, क्योंकि यहाँ आवास प्लानिंग बेस्ड बनाए जाते थे। यहाँ से घरों में विभाजक दीवारें, ढलुआ छतें, आग जलाने के लिए गोलाकार गड्ढे और अन्न भंडार के लिए
भी गड्ढों का प्रयोग किया जाता था। इस तरह के एविडेंस इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कैलकोलिथिक कल्चर में सोशल क्लासिफिकेशन के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे जोरवे कैलकोलिथिक कल्चर से सोशल क्लासिफिकेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ कैलकोलिथिक आवासों से किलेबंदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जिसमें एरण और नगदा और इनाम गांव में किलेबंदी की गई थी। यहाँ से फ्लिंट इंडस्ट्री यानी चकमक उद्योग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे मालवा से चरखे और तकलियों के और महाराष्ट्र से सूत और रेशम के धागों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं कायथा में मिले मनकों के हार से ऐसा लगता है कि लोग कताई बुनाई और आभूषण निर्माण के व्यवसाय में संलग्न थे। आइए अब कैलकोलिथिक कल्चर से संबंधित धार्मिक जीवन को जानने का प्रयास करते हैं। इस समय की हमें मिट्टी की बनी कुछ नारी प्रतिमाएं मिली, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि इस समय यहाँ के लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यदि हम जोरवे संस्कृति की बात करें तो यहाँ के नेवासा रीजन से शीर्ष रहित बड़े आकार की एक नारी की प्रतिमा मिली और वहीं इनाम गांव से भी नारी मूर्ति भी मिली है, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग नारी के रूप में देवताओं की पूजा किया करते थे। इनाम गांव से 2 पुरुष की प्रतिमाएं भी मिली हैं, जिससे यहाँ के लोगों द्वारा पुरुष देवता के रूप में पूजा किए जाने के एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं। हमें महाराष्ट्र से डेथ बॉडी को नॉर्थ टू साउथ में दफनाए जाने के एविडेंस भी प्राप्त हुए और वयस्कों को लिटाकर और बच्चों को कलशों में दफनाया जाता था। सदर्न इंडिया में शवों के पैरों को पश्चिम की ओर और सिर को पूरब की ओर रखा जाता था। पश्चिमी भारत यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में विकसित होने वाले कैलकोलिथिक कल्चर में संपूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का प्रचलन था। साथ ही यहाँ से गर्थ दफन के भी साक्ष्य मिले हैं। जोरवे कल्चर से कुछ चौंका देने वाले एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं। जैसे वयस्कों के पैरों को काटकर दफनाया जाता था। वयस्क समाधानों के वस्तुओं के रखे जाने के प्रमाण भी मिले। साथ ही लोकोत्तर जीवन में विश्वास की ओर भी संकेत मिला है। इनाम गांव से 4 पांवों वाला कलश समाधान के साक्ष्य मिले और कब्र से एक टोटीदार बर्तन भी मिला, जिस पर लंबे चप्पूयुक्त यानी नाव के जैसी एक आकृति का चित्र भी बना हुआ है। यहाँ कैलकोलिथिक पर्सन्स जो थे वो लेखन कला से अनभिज्ञ थे, यानी कि लेखन कला के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे, लेकिन चित्रित मृदभांडों का ये लोग प्रयोग करते थे और गांवों की स्थापना भी इन्हीं कैलकोलिथिक पर्सन्स के द्वारा की गई थी। वेस्टर्न महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया भी था। इस तरीके के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम ताम्र पाषाणिक धार्मिक जीवन को समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि ये लोग देवी देवताओं की पूजा तो किया ही करते थे, साथ ही ये अंधविश्वासों में भी विश्वास करते थे। और जिस तरह कब्र में रखी गई वस्तुओं में भिन्नता देखी जाती है, हो सकता है सामाजिक भिन्नता भी देखी जाती हो। यानी जिन कब्रों में उचित और मूल्यवान वस्तुओं के एविडेंस मिले हैं, उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मृतक अमीर घरानों से संबंधित हो। और जिन कब्रों में उचित परंतु कम मूल्यवान वस्तुएं पाई गई हैं, उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह निम्न श्रेणी में आने वाले वयस्कों से संबंधित सब हो सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालते हैं जो प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगित साबित हो सकते हैं, जिनमें आहार कैलकोलिथिक कल्चर के सेंट्रल पॉइंट गिलुंद से कुछ कॉपर के पार्ट्स प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से कांसे की चादर भी प्राप्त हुई है। यह साइट वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। और जोरवे कैलकोलिथिक कल्चर की बात करें तो यहाँ से सपाट आयताकार ताम्र कुठार और तांबे की बनी एक छेनी भी प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि इस कैलकोलिथिक कल्चर में विनिर्माण गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी थीं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। कायथा कैलकोलिथिक कल्चर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश से संबंधित है, यहाँ से तांबे के 29 कंगन मिले हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के इटावा से ग्रे पेंटेड वियर और साथ ही तांबे का बना एक भाला भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से तांबे का एक चक्र और हड्डी से बनी कंघी का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ से गेहूँ, चोच और के अवशेष मिले हैं।
कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जो आवास निर्माण संबंधी इनकी गतिविधियों में रुचि को परखते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के भगवानपुरा से 13 कमरों वाला घर तो मिला ही, साथ ही 2 कमरों के बीच में बरामदा पाए जाने के भी साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पास कौशाम्बी से ईंट के फर्श वाले रास्ते और गलियों के अवशेष भी मिले। इस संस्कृति में आभूषण बनाना भी एक कला थी, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शिल्पी कार्यों में संलग्न थे। जैसे सोने की माला, सोने की कान की बाली और सांड की मूर्ति के साक्ष्य हमें इनाम गांव से मिले हैं। और दायमाबाद से हमें धातु से बनी एक तांबे के हाथी की मूर्ति, तांबे का बना गेंडा, तांबे का बना भैंसा जैसे एविडेंस भी प्राप्त हुए हैं। आइए अब कुछ दक्षिण भारत के एविडेंसों पर भी नज़र डालते हैं जो चौंका देने वाले हैं। जैसे कर्नाटक के हल्लूर से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है, शायद इस काल के लोग मछली पकड़ने में भी निपुण थे। और केरल से हमें पत्थर की चट्टानों में शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले। साथ ही नागपुर के चुनापानी एक स्थान से हमें घोड़े को दफनाने के साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है इस संस्कृति के लोग घोड़े के प्रयोग से परिचित थे। मास्की पिकलीहल के शैलचित्रों में घुड़सवार धातु की कुल्हाड़ियाँ ले जाते हुए दिखाई दिए गए हैं। ये कहीं न कहीं घोड़े के प्रयोग से परिचित होने के बारे में जानकारी को इंगित करते हैं।